पीटीएसडी रेडियो एक ऐसी कर्स्ड मांगा जिसे उसके खुद के राइटर ने ही श्राप दे दिया एंड इट वाज अ ट्रू स्टोरी। पीटीएसडी रेडियो के राइटर मासाकी नाकायामा को इस मांगा को लिखते हुए कई सारी अजीब चीजों का सामना करना पड़ा था। कभी उनके मुंह से खून आना, एकदम से तबीयत खराब हो जाना, यहाँ तक कि उनके असिस्टेंट्स का एकदम से लापता हो जाना। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि वो ये मांगा लिख रहे थे और आखिर में उन्हें ये मांगा बीच में ही छोड़नी पड़ी। पीटीएसडी रेडियो। अब जैसे ये मांगा मार्केट में आई तो सब इसे पढ़कर हैरान हो गए क्योंकि ये काफी अजीब वाइब दे रही थी। जो इसका आर्ट था वो भी काफी यूनिक और हॉरिफाइंग था एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट कंफ्यूजिंग मांगा जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। और इसके पीछे एक रीजन है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो चलो पहले हम इस मांगा की बात करेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है एंड देन उसके बाद हम इसके कर्स की बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ इसके ऑथर के साथ जिसकी वजह से उन्हें ये मांगा रोकनी पड़ी। और ये तो सिर्फ कुछ चंद चीजें थी, आगे और भी कई भयानक भयानक चीजें हुई थी साथे। अब इस मांगा को कोई भी स्टार्ट करता है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाता है। क्यों, वो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर से चालू करते हैं। चैप्टर 1 89.27 नैनोहर्ट्ज। एक गांव दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की रो रही थी और वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उसकी जो दादी थी वो उसके सारे बाल काटने वाली थी और वो उसे कहती है फिक्र मत करो, ये दोबारा ग्रो हो जाएंगे। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। सिर्फ 4 पेज थे इसमें। अगला चैप्टर 2 64.98 नैनोहर्ट्ज। हमें एक शहर के अंदर एक लंबी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसकी छत पर 2 लड़के खड़े हुए थे। एक बंदा उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमें ऊंचाई से डर क्यों लगता है? वो बंदा कहता है मे बी इट्स ह्यूमन इंस्टिंक्ट, हमें लगता है कि हम नीचे गिर कर मर जाएंगे। वो बंदा कहता है नहीं, सिर्फ ये नहीं है, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नीचे मुझे कोई खींच रहा है। एंड देन वो बंदा जब नीचे देखता है तो कुछ बड़े सारे हाथ आ रहे थे उन्हें नीचे खींचने के लिए। चैप्टर 3 89.44 नैनोहर्ट्ज। हम देखते हैं कि एक लड़की ट्रेन में कहीं जा रही थी। अभी वो साइड में दिखती है तो उसे अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है, लेकिन वो गंजी थी। एंड देन उसके बाल सीट के अंदर खिंचने लगते हैं और इसी टाइम जब वो साइड में देखती है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। एंड इट इज आल्सो द मोस्ट फेमस पीटीएसडी रेडियो मांगा पैनल जो तुमने ज्यादातर जगह देखा ही होगा। चैप्टर 4 57.31 नैनोहर्ट्ज। एक लड़की मेट्रो स्टेशन पर खड़ी होती है और वो नोटिस करती है कि परछाई सी नीचे पटरी पर बीच में खड़ी होती है। ट्रेन आकर उसे उड़ा जाती है, लेकिन तभी जब मेट्रो के गेट खुलते हैं तो उसे वो परछाई नीचे से ऊपर आते हुए दिख रही थी। सब उसके अंदर चले जाते हैं लेकिन वो नहीं जाती डर के मारे और लास्ट में वो परछाई किसी आदमी के ऊपर भी चढ़ रही थी। और अगले पैनल में अगर तुम सही से देखोगे तो ये परछाई नहीं बल्कि बहुत सारे बालों से बनी हुई कोई चीज है। अब मैंने तुम्हें 4 चैप्टर बताए। डू यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। मीनिंग बनेगा भी कैसे? हर चैप्टर में अलग अलग स्टोरी चल रही है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं। और आगे के चैप्टर्स में भी ऐसा ही होता जा रहा है, अलग अलग स्टोरी चल रही है और हर चैप्टर में कोई ना कोई जंप स्केयर दिखाया जा रहा है। अब पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑथर ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है। मैंने आज तक किसी मांगा में ऐसा होते हुए नहीं देखा। तो पता है कि उन्होंने क्या किया है? इस मांगा का नाम क्या है? पीटीएसडी रेडियो। और अगर तुम गौर करोगे तो उसके चैप्टर के जो नाम है वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे ही है। 89.27 नैनोहर्ट्ज, 69.98 नैनोहर्ट्ज। अब खेल पता ही क्या है? खेल ये है जो ये चैप्टर्स हैं वो हमें उल्टे सीधे अरेंजमेंट में दे रखे हैं। हमें उन्हें चैप्टर के नाम से अरेंज करना है, ना कि चैप्टर के नंबर से। तो अगर मैं बात करूं तो जो पहला चैप्टर होगा इस मांगा का वो होगा चैप्टर 61 जिसका नाम है 03.90 नैनोहर्ट्ज। और इसके बाद जो हमें अगला चैप्टर इसका पढ़ना होगा, इससे आगे का नंबर जो होगा वो है चैप्टर 84 जिसका नाम है 05.10 नैनोहर्ट्ज। एंड देन ऐसी आपको फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाना होगा। अब बात करते हैं कि इसकी स्टोरी का प्लॉट क्या है। तो देखो वो तो सही से अभी तक इतना कंफर्म ही नहीं हुआ है बिकॉज स्टोरी अधूरी है और चैप्टर्स भी उल्टे सीधे हैं। बट जितना हमें इसके पहले चैप्टर से पता चला है उतना मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो चैप्टर 61 में हमें दिखाया जाता है 2 लड़कियों की कहानी, केकू एंड सुबोमी। वो दोनों एक गांव में रहती थी और उसके पापा ज्यादातर अपने काम पर रहते थे, इसलिए वो अपनी दादी के साथ ज्यादा वक्त बिता देती थी। एक दिन उनके पापा को आने में लेट हो जाता है
जिसके बाद जो छोटी बच्ची थी सुबोमी, वो बिना बताए उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए फिर उसकी बड़ी बहन कीकू उसे ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे अपनी मम्मी की एक बात याद आती है कि उन्होंने उसे बताया था कि अगर तुम्हें कभी भी दिक्कत हो तो उगुशी शामा तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो जाती है और जंगल के बीच ही उस गॉड की मूर्ति थी जिसे वो सारे गांव वाले पूजते थे, एंड देन वो अपना एक बाल तोड़कर उस पर बांध देती। एक्चुअली मैं इस गॉड का चढ़ावा है। एंड देन वो प्रेयर करती कि मेरी बहन को ढूंढने में मदद करो एंड मुझे और उसे सही सलामत घर तक पहुंचा दो। तभी हम देखते हैं कि जंगल के बीच सुबोमी बैठी रो रही थी क्योंकि वो गुम चुकी थी। तभी उसकी बहन कीकू वहां आ जाती है एंड देन वो फिर से उगुशी शामा को प्रे करती है और उसके बाद उन्हें एक गाना सुनाई देता है। हम देखते हैं कि आसमान में एक इमेज बन गई थी एंड वो गाना गा रही थी। अब उस आवाज का वो दोनों पीछा करते हैं एंड जो जंगल की घास वगैरह थी वो भी अपने आप साइड हो जाती है एंड उनके लिए एक रास्ता बन जाता है। वो फिर सीधा उगुशी शामा तक पहुंचते हैं एंड देन वो प्रे करते हैं दोनों एंड देन उसके बाद कीकू अपना बाल वहां से हटा देती है। मे बी इनकी प्रेयर का सिस्टम ही ऐसा है, जब तुम्हारी विश पूरी हो जाए तो तुम अपना बाल वहां से हटा लो। और हम देखते हैं कि उनकी जो मूर्ति थी उगुशी शामा की वो भी काफी खुश थी। और हमें दिखाया जाता है कि काफी साल बीत जाते हैं और उगुशी शामा धीमे धीमे बदलते जा रहे थे। मे बी ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब उनकी कोई पूजा नहीं करता था एंड अब वो काफी डरावने लग रहे थे। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन के काम से और जो उगुशी शामा की जो मूर्ति थी वो उनके रास्ते के बीच आ रही थी, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के ना तो किसी से पूछते और उस मूर्ति को तोड़ देते। एंड अब मुझे लगता है कि इसी के बाद उगुशी शामा रूठ ही जाते हैं। और अब जो लोगों पर अटैक हो रहा था जैसे कि बाल खींचना, ये सब उगुशी शामा ही करवा रहे थे उन लोगों को पनिश करने के लिए जिन्होंने अब उनकी पूजा करना छोड़ दिया। और वो वही लोग हैं जो गांव से अब शहर आ गए हैं। दिस इज अ कर्स ऑफ उगुशी शामा और हमारे ऑथर ने ही ये कर्स बनाया था जिसके बाद उन्हें ही इस कर्ज का सामना करना पड़ा। ये कितना अनरियलिस्टिक है कि मतलब तुमने कुछ कहानी में बनाया और वही कुछ चीजें तुम्हारे साथ हो रही है रियल लाइफ में। अब जो हमारे ऑथर हैं इस मंगा के, मसाकी नाकामाया, उन्होंने कुछ आगे के चैप्टर्स में अपनी स्टोरी बताई थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, ट्रू हॉरर स्टोरीज। तो नाकामाया सेंसे ने एक नई जगह अपार्टमेंट लिया था रेंट पर इस मंगा के ऊपर काम करने के लिए और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने इतनी सारी हॉरर मांगा और स्टोरीज लिखी हैं और लोग उनसे पूछते भी थे कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा गोस्ट एनकाउंटर या एक्सपीरियंस हुआ है क्या, और वो कहते थे कभी नहीं, क्योंकि नाकामाया सेंसे ने ऐसा अभी तक कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। बट जब वो इस अपार्टमेंट में आए तो सब चेंज हो गया। असलियत में जहां उन्होंने ये जगह ली थी वो काफी महंगी प्लेस थी, तो वहां का रेंट लगभग 60,000 येन तो होता ही था, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्हें ये जगह 25,000 येन में ही मिल गई। और एक और अजीब बात कि अपार्टमेंट काफी खाली खाली भी रहता था। अभी एक दिन जब वो वहाँ अपने क्लोजेट को खोलकर देखते हैं तो उन्हें ऊपर एक ऑयल पेपर मिलता है जिस पर एक लकड़ी चिपकी हुई थी और उस पर लिखा हुआ था प्रॉपर्टी ऑफ ओनर होम श्राइन। वो किसी श्राइन का टुकड़ा लग रहा था बट वो उनसे वहीं रख देते हैं वापस और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। उसके बाद भी कई सारी अजीब चीजें वहाँ होती है। जब नाकामाया सेंसे अपने असिस्टेंट्स के साथ वहाँ मांगा पर काम कर रहे थे तो उन्हें काफी बार ऊपर वाले फ्लोर से पैरों के चलने की आवाज आती थी, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पर कोई रहता नहीं था। और एक बार तो उनके लैंडलॉर्ड के साथ भी उनका काफी पंगा हो गया क्योंकि उन्होंने रेंट भर दिया था लेकिन उसके बाद भी उनका जो लैंडलॉर्ड था वो मान ही नहीं रहा था कि उन्होंने रेंट भर दिया। फिर जब वो चेक करता है तब वो जाकर सेटिस्फाई होता है। और उनके एक आधा जो असिस्टेंट थे वो भी उनकी जॉब छोड़कर चले गए थे। अब उन्हें लग रहा था कि ये जगह काफी अजीब है, इसलिए वो हाल ही वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। एंड देन जब एक दिन जब वो वहां काम कर रहे थे तो एकदम से ही उनके मुंह से खून आने लगता है। एंड जब वो हॉस्पिटल में जाकर चेक कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक काफी यूनिक डिजीज हो गई है जिसका नाम है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा ITP। देखो अगर प्रोनाउंसिएशन गलत करी हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं वैसे भी बायो में वीक हूँ। और उन्होंने एक पैनल में दिखाया भी है कि उनका मुंह पूरी तरह सड़ गया था। अब जो ये ITP है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें तुम्हारा ब्लड कम ब्लड प्लेटलेट्स बनाना चालू कर देता है एंड ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। एंड नाकामाया हैरान थे कि उन्हें इतनी रेयर डिजीज कैसे हो गई। उसके बाद जब वो ठीक होकर वापस आते हैं तो दोबारा अपना काम रीस्टार्ट करते हैं। वो अभी भी अपनी मांगा रोकते नहीं है। तभी उनकी एक असिस्टेंट वापस आती है जो पहले उनका काम छोड़कर चली गई थी जब वो पहले वाले अपार्टमेंट में थे। वो फिर उन्हें बताती है कि वो क्यों उन्हें छोड़कर गई थी। वो बताती है कि जो मेरी दादी थी उन्हें जब मैंने बताया कि आप इस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हो तो उन्होंने मुझे साफ वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा वो जगह
ठीक नहीं है। इसके बाद भी ऐसी कई चीजें हुई, जैसे नागामाया अपनी गोस्ट स्टोरीज दूसरे असिस्टेंट या किसी को भी बताता था तो या तो उस बंदे की तबीयत खराब हो जाती थी या तो वो इंजर्ड हो जाता था, इसलिए उन्होंने ये भी करना बंद कर दिया। उसके आगे कुछ दिन बाद उसके एक असिस्टेंट को कुछ स्मेल आती है, फिर वो बताते हैं कि बाहर फ्लोर पर एक वैकेंट स्पेस है जहाँ से ये स्मेल आती है। फिर उनकी एक असिस्टेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो उसके अंदर जाने की जिद करती है, और वो आखिरी रात थी जब वो उनके ऑफिस में आई थी। उसके बाद नागामाया ने उसे बहुत कॉल्स करे लेकिन उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। उसके कुछ दिनों बाद उनके काफी असिस्टेंट्स को कुछ ब्लैक शैडो सी दिख रही थी जब वो काम करते थे, कहीं खिड़की पर और कई बार तो गेट पर। जिस भी असिस्टेंट ने ये एक्सपीरियंस किया उन्होंने बाद में आना ही बंद कर दिया या फिर वो बीमार हो गए। लेकिन उसके बाद भी नागामाया ने PTSD रेडियो को पब्लिश करना जारी रखा। लेकिन फिर चैप्टर 97 के बाद उसके आगे कोई चैप्टर नहीं आया। फिर कुछ टाइम बाद नागामाया ने एक और ट्रू स्टोरी बनाकर अपने 6th वॉल्यूम के लास्ट में डाला। उसमें नागामाया ने बताया कि जब वो वॉल्यूम 5 की लास्ट स्टेजेस पे काम कर रहे थे तभी एकदम से उनकी एक तरफ का मुंह पूरा सूज गया, और वो ये देखकर हैरान थे क्योंकि ना तो उन्हें कोई बुखार था ना ही कुछ और जब उन्होंने टेम्परेचर चेक किया तो उल्टा उनका टेम्परेचर लो होता जा रहा था, और तभी वो बेहोश हो जाते हैं और सीधे उनकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, और हॉस्पिटल में वो एकदम बिल्कुल फिर से सही हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब नागामाया को ये लग रहा था कि कोई तो चीज है जो उनसे कह रही है कि अब ये मांगा को तुम आगे मत लिखो और कुछ किसी को मत बताओ। एंड देन उसके बाद अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसके आगे अब वो इस मांगा पर नहीं काम करेंगे और इससे ज्यादा ट्रॉमा अब वो नहीं झेल सकते। पता नहीं आगे और क्या क्या हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो स्टोरी नागामाया ने बताई ये असलियत में उनके साथ हुआ या फिर उनकी ये स्ट्रेटेजी थी इस मांगा को पॉपुलर करने की? बट यार इट्स अ वेरी हाई रिस्क कि तुम अपनी मांगा को बीच में छोड़ रहे हो सिर्फ उसकी हाइप को बढ़ाने के लिए। हो सकता है ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि किसी को शक ही ना हो कि ऐसा भी कोई कर सकता है, और ताकि हमें बिलीव हो कि सच में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, तभी तो उन्होंने अपनी मांगा बीच में ही छोड़ दी, वरना तो पूरी करते ना। और पूरी करने के बाद हमें ये ट्रू स्टोरीज बताते, बट तब शायद कोई इतना बिलीव नहीं करता जितना अब कर रहा है जब उन्होंने बीच में छोड़ दी। वैसे भी यार वो हॉरर स्टोरी के मांगा आर्टिस्ट है, उन्हें पता है कैसे स्टोरी बनानी है और कैसे लोगों पर इम्पैक्ट डालना है। और चलो दूसरी तरफ हम मान लेते हैं कि दिस मांगा इज कर्स्ड, तो इसका मतलब कि जो भी इसे पढ़ेगा उसके साथ भी कुछ हो जाएगा। और मुझे भी आज थोड़ा ऐसा अपनी तबीयत थोड़ी लो सी लग रही है, तो क्या ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, इट्स अ कर्स्ड मांगा और नॉट? और या फिर जो भी इसके ऑथर के साथ हुआ वो शायद एक कोइंसिडेंस हो? पर इतने सारे, अब मुझे पता है कमेंट्स में लोग जरूर ये बोलेंगे कि एक्सप्लेन दिस मांगा। तो जैसा मैंने बताया तुम्हें कि ये मांगा बीच में ही छूटी हुई है, तुम बोलोगे तो जितने चैप्टर है उन्हें एक्सप्लेन कर दूं, बट ये दूसरी मांगास की तरह भी तो नहीं है। पहला चैप्टर इसका 3.90 नैनो हर्ट्ज है, यानी कि इसका जो पहला चैप्टर है वो जो 61 चैप्टर पर आया है, और हमें ये भी तो नहीं पता कि यही इसका पहला चैप्टर है, क्योंकि क्या पता आगे अगर राइटर कंटिन्यू करता तो वो और इसके पीछे के भी चैप्टर्स निकाल सकता था, जैसे कि 2 पॉइंट समथिंग नैनोहर्ट्ज या फिर 1 पॉइंट समथिंग नैनोहर्ट्ज। क्या पता ये इसके पहले चैप्टर्स होते हैं, और बीच के चैप्टर्स भी तो गायब है, हमें नहीं पता बीच में कौन सा और चैप्टर ऐड करेगा वो आगे स्टोरी में। ये तुम्हें देखो आर्ट स्टाइल के लिए पढ़नी है तो पढ़ लो, क्योंकि वो गजब का है, तुम्हें मजा आएगा, बस यही है, मजे के लिए पढ़ लो, बिकॉज ज्यादा कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स गायब हैं। तो यही सब था PTSD रेडियो मांगा के बारे में, और अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क कंटेंट पसंद है तो ये वीडियोस भी एक बार जाकर देखो।